बच्चों, आज मैं आपके समक्ष LLB 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट पेपर सेकंड है टैक्सेशन लॉ लेकर आया हूँ। जैसा कि पूर्व क्लास में मैंने आपको इसका सिलेबस और इसमें कौन कौन से एक्ट ऐड हैं सब मिलाकर आपका टैक्सेशन लॉ का पेपर बनता है। एक बार और पुनः बताना चाहूँगा, इस टैक्सेशन लॉ के पेपर में 30 मार्क्स का आपका आयकर अधिनियम 1961 एवं वेल्थ कर 1957 30 मार्क्स का, 35 मार्क्स के आते हैं, जिसमें कि 70 नंबर का इससे आ जाता है। बाकी आपका जो CGST एक्ट है, केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017, 30 मार्क्स उससे आ जाते हैं। तो आपका 100 नंबर का ये पेपर बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवं वेल्थ टैक्स 1957 और GST एक्ट 2017 तीनों को मिलाकर पढ़ना होगा, तब आप इसका पेपर अच्छे से कर पाएंगे। और तीनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो कि आपको टैक्सेशन की फील्ड में हर तरीके से सफल बनाते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्या कहता है? भारत में आयकर विधि का संक्षिप्त इतिहास। तो बच्चों, ये सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत में आयकर विधि का इतिहास। मतलब भारत में जो ये कर प्रणाली है, ये टैक्स सिस्टम जो आपका है, ये कब से क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों उदय हुआ, क्यों प्रभाव में आया, इसके पीछे मुख्य कारण, मुख्य कारक क्या है, उन सब पर हम थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे। तो वैसे मैंने डेफिनेशन के रूप में लिख दिया है, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है। कोई चीज़ प्रैक्टिकली आपको सुन के देख कर ज़्यादा समझ में आती है। याद करना तो कभी भी आप उठाकर रीडिंग लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दें। भारत में आयकर विधि का इतिहास सन 1860 से लागू होता है। यानी 1860 से आयकर विधि भारत में लागू हुआ। कैसे लागू हुआ? सन 1857, ये सन 1857 का सैनिक विद्रोह, ये आपका सन 1857 का सैनिक विद्रोह जो भी हुआ था भारत में, के परिणाम स्वरूप हुई हानियों की पूर्ति हेतु। तो जब सैनिक विद्रोह हुआ भारत में, तो सैनिकों से इंडिया, भारत में जो भी नुकसान हुए, तोड़ फोड़ हुई, मार काट हुई, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, चल अचल संपत्तियां, हर प्रकार की संपत्तियां डैमेज की गई, तोड़ फोड़ हुई। तो इस कारण से भारत की जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और उस इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस समय सर जेम्स विल्सन साहब ने कर लगाया। यानी कुछ समय के लिए विल्सन साहब ने कर लगाया कि जो भी नुकसान या हानि या क्षतिपूर्ति हुई है, उसका अगर 75% भी हम रिकवर कर लेते हैं कर के माध्यम से, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे और व्यवस्थित कर संचालन कर सकेंगे। तो बच्चों, यहाँ तक आप बात समझ गए। सन 1860 में यह भारत का स्थायी कर बन गया। यानी 1857, 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले सैनिक विद्रोह हुआ। विद्रोह के परिणाम स्वरूप अपार संपत्तियों को नुकसान, क्षति, हानि पहुंचाई गई, जिससे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगा गई। और उसको सुधार करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने एक कर या टैक्स आरोपित कर दिया,
जिससे कि उस व्यवस्था को सुधारा जा सके। जस्ट 3 साल बाद 1860 में इसको भारत का एक आवश्यक कर के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। यानी वो बात तो चली गई रिकवर होने वाली, लेकिन अब यह हमेशा के लिए एक कर व्यवस्था बना दी गई। आगे बढ़ते हैं। स्थायी कर बन गया। तत्पश्चात 1886 में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया। अब जल्दबाजी में इन्होंने एक 1860 में स्थायी कर बना दिया। उसमें कई दिक्कतें, कई परेशानियां, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की सोच रखते हैं और कहीं न कहीं लोगों की मानसिक भावना रहती है कि टैक्स को बचाएं या टैक्स को चोरी कर ले, टैक्स न चुकाना पड़े। तो इन सब पर थोड़ा सा प्रयास किया गया, तो 1886 में एक नया अधिनियम बना दिया गया। ठीक है, और यह सन 1917 तक लागू रहा। तत्पश्चात 1918 में पुनः एक नया अधिनियम बना। तत्पश्चात 1918 में एक नया अधिनियम बना और इसके बनने के बाद भी प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं सॉल्व होती दिखी। तो 1922 में पुनः एक नए अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब 1922 में पुनः एक नए अधिनियम का निर्माण हुआ। जैसे जैसे दिक्कतें सामने आती जा रही थी, वैसे वैसे वो अधिनियम को समाप्त कर नए अधिनियम को लाने का प्रयास किया जा रहा था। तो बच्चों ये यहाँ तक होता रहा। उसके बाद इस अधिनियम में अनेक संशोधन हुए। अब संशोधन क्यों होता है कि कहीं न कहीं अधिनियम आपके समाज की परिकल्पना, समाज के ढांचे और समाज के अनुरूप कहीं न कहीं कार्य नहीं कर पा रहे हैं या उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है और वो अधिनियम अपना स्पष्ट रूप से कार्य करने में अक्षम है। तो इस प्रकार संशोधन हुए। सन 1956 में भारत सरकार ने इसे विधि आयोग, लॉ कमीशन, विधि आयोग, लॉ कमीशन को सौंप दिया। सन 1956 में भारत सरकार ने इसे विधि आयोग को सौंप दिया कि आप संभालो, देखो इसमें क्या सही है क्या गलत है। इतना सब जांच करने के बाद आयोग ने कर चोरी देखा कि इतना सब अधिनियम बनने के बाद भी कर चोरी पर लगाम नहीं लग पा रही है, कर चोरी किसी प्रकार से नहीं रुक पा रहा है। तो उसकी रोकने हेतु इन्होंने एक अपनी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की कि किस प्रकार से, किन प्रकारों से कर चोरी से बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। वह 1959 में उन्होंने भारत सरकार को सौंप दी। इसी आधार पर वर्तमान आयकर अधिनियम, मेन यही आधार था संशोधन करने का, उसके बाद विधि आयोग को सौंपने का। फिर विधि आयोग ने 1959 में रिपोर्ट दी भारत सरकार को। इसी आधार पर वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 जो इस समय करंट में लागू है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 लोकसभा से पारित किया गया तथा इसे 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। और यह अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में है। जबकि अन्य अधिनियम मैं आपको पढ़ाता हूं तो सब में एक बात आप सुनते होंगे सेक्शन 1 के अंतर्गत ही कि यह अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। लेकिन यह एक्ट ऐसा था जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को भी लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया। तो बच्चों ये संक्षिप्त इतिहास है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इससे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा, इसे पूछ लेते हैं कभी कभी। भारत में आयकर विधि का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, इसके पीछे इसके क्या प्रमुख कारण रहे कि ये अधिनियम अस्तित्व में आया, तथा इसके पूर्व अन्य कितने अधिनियम पारित हुए और 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही क्यों प्रभावी बना, इससे पूर्व और भी अधिनियम बन चुके हैं वो क्यों नहीं प्रभावी हुए। इसका प्रमुख कारण ये है, आपको मैंने बता दिया है। तो बच्चों आप लोग LLB 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो आपको इसकी कहानी और पूरा थॉट सोच समझकर आंसर के रूप में देना होगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
और इस टॉपिक से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है या 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यानी कि आपका कम से कम 15 नंबर का सेव हो जाता है इतने से मात्र मैटर में। बस इसको समझना है, मैंने लिख दिया है, नोट कर लीजिए और समझा भी दिया है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार अपने कॉपी में रिटर्न वर्क जरूर करते रहिए जितना मैं पढ़ाता जाऊं। उसके बाद पुनः आपसे नए टॉपिक में नए सेक्शन के साथ मिलूंगा। ओके, धन्यवाद।